प्रभा खेतान फाउंडेशन रांची की एहसास वमन की ओर से इस विशेष आयोजन कलम रांची में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह आयोजन साहित्य का एक सशक्त मंच बन चुका है, आप सभी जानते हैं, जहां लेखक अपने रचना संसार से दर्शकों से सीधे सीधे जुड़ते हैं। यह आयोजन पाठक व लेखक के बीच एक सेतु का काम करता है। ऐसे सार्थक कार्यक्रम में आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। प्रभा खेतान फाउंडेशन के कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आप समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि प्रभा खेतान फाउंडेशन दर्शकों से साहित्य के क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका। यह फाउंडेशन न केवल कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है, बल्कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी समर्पण पूर्वक प्रयासरत है। फाउंडेशन भारतीय साहित्य और संस्कृति को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। यह फाउंडेशन अपनी पहचान भारतीय साहित्य और संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बना चुकी है और उसके कार्यक्रम तथा गतिविधियां भारत सहित दुनिया की 55 से अधिक शहरों में अपनी उपस्थिति दर्ज कर चुकी है। कलम के अलावा किताब, लफ्ज, एक मुलाकात, द राइट सर्कल, सुर और साज और आखर जैसे समृद्ध कार्यक्रमों के माध्यम से यह फाउंडेशन समाज के विभिन्न पहलुओं को छूने का कार्य कर रहा है। विशेष रूप से कलम का मंच अपनी भाषा, अपने लोग के विचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, जहां हम सम्मानित और चर्चित लेखकों को आमंत्रित करते हैं ताकि वे अपने पाठकों और चाहने वालों से सीधे जुड़ सकें और उन्हें अपने अनुभवों से रूबरू करवा सकें। आज हमारे साथ इस सत्र में उपस्थित हैं प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक श्री मनोज राजन त्रिपाठी जी और उनकी गरिमा व उपस्थिति हम सबों का सौभाग्य है। मनोज राजन त्रिपाठी जी पत्रकारिता और साहित्य जगत में एक जाना माना नाम है। वे लगभग 30 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और अपनी लेखनी और कार्यों के लिए विशेष पहचान बना चुके हैं। उनकी यात्रा दैनिक जागरण से शुरू होकर हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप, न्यूज 18 नेटवर्क, जी न्यूज इंडिया और ईटीवी जैसे बड़े मीडिया हाउस तक पहुंची है। इसके अलावा वे प्रसिद्ध फिल्म अतिथि तुम कब जाओगे पार्ट 2, गेस्ट इन लंदन के डायलॉग राइटर भी रहे हैं और जी टीवी के सिंगिंग रियलिटी शो स्वर्ण स्वर भारत के क्रिएटिव लीड रहे हैं। उन्होंने न केवल पत्रकारिता में पुरस्कार जीते हैं, बल्कि गायन में भी अपनी पहचान बनाई है। उनका दूसरा उपन्यास कसारी मसारी साहित्य जगत में एक महत्वपूर्ण योगदान है। आज के इस सत्र में हम श्री मनोज राजन त्रिपाठी जी से उनकी यात्रा, अनुभव और सोच के बारे में जानेंगे। यह सत्र का संचालन कर रही हैं, लेखक से संवाद करेंगी हमारी रांची एहसास वमन की श्रीमती पूनम आनंद जी। तो बहुत ही आदर के साथ मैं अपने लेखक महोदय को आमंत्रित करती हूँ, कृपया मंच पर आए और साथ आने वाली। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। एक भेद है और वहाँ निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहाँ अक्षर बनते चिंगारी। जहाँ मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बादल में बिजली होते दिमाग में गोले। जहाँ पालते लोग लहू में हाथ नहीं आज जैसा कि आप सबके सामने मनोज जी का स्वागत मुक्ति ने किया है, मैं चाहूंगी कि सुनने के बाद इनकी बातों पे आप जब जोरदार तालियां बजाएंगे तो आग्रह करूंगी कि पहले एक बार इतनी जोरदार तालियां बजाएं आप लोग, क्योंकि मनोज जी को देखा जाए मनोज जी जैसा कि हम कलम का कार्यक्रम करते हैं मनोज जी, और हमेशा किसी न किसी को बुलाते हैं, लेकिन इस बार आप आए और बातचीत का दायित्व मुझे दिया गया और ये कहा गया कि मनोज जी से बात करने से पहले आप सोच लीजिएगा। मुझे थोड़ा सा डर लगा भाई कि मुझे उनसे बात क्या करनी है और क्या नहीं करनी है, मजाक की बात है। लेकिन आज मनोज जी के कसारी मसारी किताब पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैंने जितना इनको सुना है, जाना है, समझा है, मैं सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि सबसे पहले आप ये बताएं कि आपके मनोज राजन त्रिपाठी नाम के पीछे क्या कहानी है। यहीं से शुरू करते हैं। मेरा नाम
मेरी दादी ने मनोज रखा था और मेरा स्कूल का नाम मनोज त्रिपाठी है। फिर मैं पत्रकार, राजन मेरे घर का नाम है, तो फिर मैं पत्रकारिता में आया और पत्रकारिता में कुछ ऐसा हुआ कि किसी जो हमारे संपादक थे, दैनिक जागरण के मालिकान भी है, नरेंद्र मोहन जी नाम है उनका, उनको पता नहीं, उनको भी लगा और मुझे भी लगा कि मनोज नाम जो है वो बेसिकली आलू गोभी भिंडी टाइप का नाम है ना, बहुत आराम से। हनुमान जी का नाम है मनोज? नहीं, बिल्कुल हनुमान जी का नाम होगा, बिल्कुल होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन बड़ा आलू टाइप का नाम है। कार्तिकेय हो गया, अलक्षेंद्र हो गया, इन नामों का अपना एक प्रभाव होता है। तो मुझे लगा इसमें क्या किया जाए, तो शुरुआत करता हूं। तब मैं संडे ऑब्जर्वर और संडे मेल के लिए लिखता था और मनोज त्रिपाठी के नाम से आर्टिकल्स भेजता था। सर वो आर्टिकल्स कभी नहीं छपते थे। मेरे दोस्त ने मुझे सुझाव दिया कि तुम अपना नाम एम राजन कर दो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, घर का नाम राजन और वैसे एम, तो मैंने कहा ठीक है एम राजन कर दे। जैसे ही एम राजन किया, अब एम राजन के पीछे की व्यवस्था क्या थी ये बताऊंगा आपको। जब एम राजन नाम आता है तो इट साउंड्स लाइक साउथ इंडियन, एंड व्हेन इट साउंड लाइक साउथ इंडियन इट साउंड्स लाइक वेरी लिटरेट पर्सन। तो वो अपने आप छप गया। लेकिन आगे चल के फिर वो मनोज राजन त्रिपाठी हुआ। मैंने बरसों गूगल में तलाशा, फिर मनोज राजन त्रिपाठी दूसरा नहीं मिला मुझे। अब मुझे लगता है कि मैं आलू नहीं, कम से कम ब्लैकबेरी तो हूं। तो इस तरीके से वो नाम है। छोटी सी एक घटना और बताऊंगा, इस नाम के साथ प्रॉब्लम भी है। जैसे मनोज त्रिपाठी, मनोज राजन त्रिपाठी के साथ में कुछ लोग मनोज राजन के नाम से जानते हैं, तो मैं बिहार में सेट हो जाता हूं। यहाँ पे शशांक शेखर इस तरीके के नाम होते हैं, तो मनोज राजन से मैं तुरंत सेट हो जाता हूं। बिहार में भी थोड़ी बहुत पुरबिया बोल भी लेता हूं, तो उससे भी काम चल जाता है। लेकिन इसका एक बड़ा प्रॉब्लम है मेरी एयर टिकट्स में, मेरे पासपोर्ट पे, और बहुत सारे लोग जैसे मैं अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, मुलायम सिंह यादव, इसमें से कोई मुझे कहता था मनोज रंजन त्रिपाठी। पता नहीं क्या वो RAJN के बीच में M कहां साउंड कर जाता है, तो मेरी एयर टिकट में मनोज रंजन आ जाता है मुंह में, और फिर मुझे नाम ठीक कराना पड़ता है। सबसे क्लासिक उदाहरण है, यूपी के DGP थे ब्रजलाल जी, इस समय सांसद है और गृह मंत्रालय की जितनी भी कमेटी है उनके अध्यक्ष हैं। उनका सबसे क्लासिक उदाहरण है, ना वो मनोज राजन कहते हैं ना वो मनोज रंजन कहते हैं, सीधे मनोरंजन त्रिपाठी कहते हैं। तो सर ये है कुछ नाम नाम का मतलब। चलिए, आपने बताया आपका नाम, क्योंकि हमने कहीं पढ़ा है आपका, और आपके नाम के बारे में ये चर्चा अक्सर होती रही है कि आप मनोज से मनोज राजन कैसे बने थे। जी बिल्कुल। तो अब हमारे बीच स्पेशल ब्लूबेरी मनोज राजन जी हैं, जैसा इन्होंने खुद कहा है। तो इनकी आपसे एक पहला सवाल ये होगा कि आपकी लेखन की यात्रा कब शुरू हुई, और आपकी पहली किताब कोड काकोरी किस संदर्भ में है, ये थोड़ा। लखनऊ में एक महिला थी करीबन 30-35 साल की, उसका एक बड़ा ब्रूटल रेप हुआ था। और रेप भी क्या हुआ था, सवेरे उसकी नेकेड बॉडी मिली थी, मतलब फुल्ली नेकेड, और वो करीबन 40 मीटर तक उसको प्यास लगी होगी, बहुत ब्लीडिंग हुआ था उसको। तो प्यास लगी थी तो घसटती घसटती जमीन पे घसटती घसटती पहुंची हैंडपंप तक, और वहां पे वो हैंडपंप चला नहीं पाई और डेथ हो गई। ये तो एक घटना थी। असली कहानी तो थी कि जब वहां पे पुलिस पहुंच गई, भीड़ पहुंच गई, और हर कोई उसका फोटोग्राफ उतार रहा था। न पुलिस को चिंता थी, न लोगों को फिक्र थी कि पहले उस महिला के तन पे कपड़ा डाल दिया जाता। फिर मैं, अच्छा बाय द वे, उस समय विक्रम सिंह DGP थे, तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा सर इस तरीके से महिला। अब मुझे कहते हुए थोड़ी शर्म आती है कि उस महिला का जो बनावट थी शरीर की, उसकी बड़ी चर्चा हुई। मतलब एक लाश में शरीर की बनावट अगर देखी जा सकती है तो वो भी महिला हो सकती है। यहां से मुझे यह समझ में आया कि पुरुषों का यह समाज जो कपड़ों में भी महिला को बेकपड़ा देख लेता है, अगर उसको महिला की एक लाश भी मिल जाए
तो उस लाश में भी फिगर ढूंढता है वो। यहां से मेरे मन में कहानी लिखने की बात आई। अब इस कहानी को लिखूं कैसे, तो मैंने काकोरी चुना। काकोरी वो जगह है जहां पे 1921 में काकोरी कबाब ने जन्म लिया। आप पूरे विश्व में घुमाइए, वहां के 7 स्टार 10 स्टार 5 स्टार मेन्यू में काकोरी कबाब है, गिलावट कबाब होता है। वैसे कबाब उड़द की दाल से बनते हैं। वैसे तो कबाब जो है वो उड़द की दाल से बनते हैं, लेकिन हरकोट बटलर उस समय गवर्नर हुआ करते थे, ब्रिटिश हुकूमत थी, तो उनको नवाब काकोरी ने बुलाया दावत पे, और जब वो दावत पे आए तो कबाब बहुत सख्त थे, तो उन्होंने अपने रकाबदार कहते हैं रेसिपिस्ट को, एक होता है शेफ जो कहते हैं आज यार तुम खिचड़ी बना लेना, आज तुम लौकी के कोफ्ते बना लेना, तो वो लौकी के कोफ्ते बना देता है। लेकिन लौकी के कोफ्ते किसने इन्वेंट किए होंगे, खोजे किसने होंगे, किसने पाया होगा कि रसगुल्ले के साथ भी आइसक्रीम खाई जा सकती है, तो उसको रकाबदार बोलते हैं। उन्होंने रकाबदार बुलाए, उड़द की दाल हटाई गई, पपीता उसमें शामिल किया गया, वो गिलावट कबाब हो गया, उसका नाम पड़ गया काकोरी कबाब। 1924 में चंद्रशेखर आजाद ने और भगत सिंह की बनाई हुई एक एसोसिएशन थी, जिस एसोसिएशन का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इन सारे लोगों ने तय किया कि हम अंग्रेजों का खजाना लूट के उनसे हथियारों से युद्ध लड़ेंगे। इसलिए 1924 में एक डाउन लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर जिसमें खजाना जा रहा था, वो ट्रेन लूटी गई। 8,000 का खजाना था केवल, वो ट्रेन लूटी गई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने लूटी। चंद्रशेखर आजाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह खां थे, रोशन सिंह थे। 64 लोगों को कालापानी हुआ, 4 लोगों को फांसी हुई, जिसमें अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल को 1 दिन फांसी हुई। पकड़ गए, विक्टोरियन कॉइन्स थे उसमें गोल्ड और सिल्वर के। तो ये हो गया 1921 कबाब, 1924 कांड। अब मैं बताऊं काकोरी है क्या। काकोरी देश का सबसे बड़ा चिकनकारी सप्लायर। आप महिलाएं चिकन के कुर्ते पहनती हैं, सबसे ज्यादा वहां काम होता है चिकनकारी का, देश का सबसे बड़ा है। काकोरी नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा क्रैकर सप्लायर है, पटाखे वहां बनते हैं। आप जो एक आम आता है दशहरी, वो काकोरी की ब्रीड है, काकोरी में ही पैदा हुई। और सबसे लास्ट मंगल ग्रह पे एक क्रेटर है, गड्ढा, उस क्रेटर का नाम है काकोरी। अब ये मैंने काकोरी वर्ड बनाया और इसमें उस घटना को लाके फिट किया। वजह थी, मैं आज की जनरेशन जो लगभग 54 से 60% के बीच है, यंग जनरेशन, उसको मैं काकोरी कांड के बारे में बताना चाहता था। फिर मैंने एक किताब लिखी, उस किताब में सीरीज ऑफ मर्डर है। एक डाउन लखनऊ सारंग पैसेंजर को फिर से उड़ाना, जब 100 साल पूरे हो गए उसको फिर से उड़ा देने की धमकी है, क्योंकि बालाकोट का और पुलवामा का बदला लेना है, इस तरीके से है कहानी। लेकिन जब मर्डर हो रहे हैं तो उस मर्डर पे हर आदमी की छाती पे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन लिखा हुआ है। किसी बॉडी पर उस समय के कॉइन्स मिलते हैं जो खजाने में लूटे गए थे, और किसी बॉडी पर चंद्रशेखर आजाद का वो माउजर जिसका नंबर था 15 MARZ, वो मिलता है। तो लगता है कि 1924 की वो सारी प्रॉपर्टी 2022 में कहां से आ रही है। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि आज के बच्चों को अगर आप गांधी जी के बारे में बताएंगे तो नहीं सुनना चाहिए। उनको वो मीम बना सकते हैं कि 2 अक्टूबर इज अ ड्राई डे। जैसे एक मीम आता है कि अहिंसा परमो धर्मा, पर अरविंद केजरीवाल कहीं दिख जाए तो उसको पटक के मारो। ये सारे मीम्स आते हैं, ये मीम्स आते हैं गांधी जी के बारे में। तो मुझे लगा आज की जनरेशन को कैसे बताऊं कि चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया था, भगत सिंह ने क्या किया था। तो मैं तुरंत मुन्ना भाई बन गया। और जब मैं मुन्ना भाई बनता हूं तो केमिकल लोचा वाला गांधी बता देता हूं, अहिंसा भी सामने आ जाती है, सत्य बोलना भी सामने आ जाता है, और आज का बच्चा उसको समझ भी लेता है। मैंने एक क्रिकेट की टीम बनाई जिसमें भुवन कैप्टन था, कचरा उसका स्पिनर था। अंग्रेजों के खिलाफ एक मैच होता है, लगान जैसी कहानी थी। बच्चों ने देख भी ली और समझ भी लिया कि अंग्रेजों से हमारी लड़ाई कैसे हुई होगी। यह है सर काकोरी का पूरा।
जैसा कि आपने इनके पहले से जवाब में आपने सुन लिया होगा कि इनके लहजे में कितनी फिल्मी चीजें हमें नजर आ जाती हैं। ये आगे आप लोगों को कुछ सवाल इनसे मैं पूछना चाहूंगी, लेकिन उसके पहले मैं पूछना चाहूंगी कि कोड काकोरी में आपकी पहली पंक्तियां जो हैं, जो आपने अपनी दादी जी को समर्पित की है, उसका क्या इतिहास है? क्योंकि जितना मुझे समझ में आता है उसके इतिहास में भी बहुत सारी चीजें हम आपके बारे में जानेंगे। किसी भी बच्चे के पक्ष में जब एक बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको दो चीजें मिलती हैं, एक ननिहाल, एक ददियाल, एक दादी का घर, एक नानी का घर। अगर यूं गौर करें तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि गर्मी की छुट्टी में वो नानी के घर जाते हैं, लेकिन मुझे दो चीजें मिली। मुझे ददिहाल यानी दादी के घर से संस्कार मिले, और नानी के घर से मुझे किसी चीज से ना डरना, कितनी भी मेहनत करना, मीलों का भी सफर हो तो पैदल चलते जाना, और छाले निकल आए तो उन छालों को कुशन की तरह इस्तेमाल करना। ये नानी के यहां से मिला मुझे। तो मेरी दादी जो थी और मेरे बाबा जो थे, दोनों फ्रीडम फाइटर थे, दोनों जेल में थे, दोनों पेंशनर थे। मेरे बाबा ने कानपुर में एक डाकघर था अंग्रेजों का, उसमें बॉम्ब फेंका था तो जेल गए थे। और मेरी दादी, पता नहीं आप लोग कितना जानते हो, अगर आपको याद होगा कुछ साल पहले यूपी में एक जगह था कि 3000 टन सोना गड़ा हुआ है। ठीक, मैंने उस घटना इसीलिए बताई। तो वो जो स्वामी जी थे जिन्होंने बताया था कि 3000 टन सोना है, उनका नाम है शोभन सरकार। वो शोभन सरकार हमारे बाबा की जमीन, दान की हुई जमीन पर वो मंदिर बना हुआ है। सपना में देखे थे। सपना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सपने में देखा था उन्होंने। उनके जो बड़े वाले शोभन सरकार थे मेरे बाबा के दोस्त थे, तो मेरी दादी वहीं रहती थी। मेरी दादी का घर वो है, तो इसलिए बताया आपको वो। तो अंग्रेज दरोगा जब मेरी दादी को पकड़ने आया तो उन्होंने अंदर से सांकल लगा दी, तब कुंडी नहीं होती थी, जंजीर वाली सांकल। दरोगा ने अंदर हाथ डाल दिया कुंडी खोलने के लिए, तो मेरी दादी ने कुल्हाड़ी निकाली और उस अंग्रेज का हाथ काट। और इसके बाद वो छतों छत घूमती घूमती 800 फीट ऊंचे टीने से नीचे नदी में कूदी और फरार हो गई। बहुत दिनों बाद पकड़ी गई, और पकड़ने के बाद उनको जेल हुई। तो वो काकोरी किताब स्वाधीनता संग्राम पे किताब है, मैं नए तरीके से 2022 में स्टैब्लिश करके उसको बता रहा हूं। तो दादी से बेहतर कौन हो सकता है उसको समझने के लिए, इसलिए दादी को समर्पित है। हम आते हैं आपकी किताब कसारी मसारी पे। जैसा मैंने पहले सवाल में पूछा कि कोड काकोरी के बारे में आप बताएं, तो ये कसारी मसारी क्यों, कैसे, इसी पे आप बताएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसको जितना मैंने पढ़ा है तो मुझे लगता है कि आपसे बेहतर इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। मैं सवाल भी करूंगी तो शायद सवाल गुम हो जाएंगे, इसलिए आप ही बताएं कि कसारी मसारी क्यों और कैसे। तो आप सबको धन्यवाद इस चीज का कि मैं अगर कनेक्ट कराने की कोशिश करता हूं तो आप सब कनेक्ट हो जाते हैं चीजों से। और बोलने, कोई फनकार यूं ही नहीं होता, सुनकार ना हो तो फनकार की कोई औकात नहीं होती असल में, और आप कनेक्ट होते हैं तो मजा आता है। तो जैसे मैंने शोभन सरकार से अपनी दादी का घर दिखाया आपको, तो सोने का किस्सा बताना पड़ा। कसारी मसारी से पहले मैं आपको बता दूं, आपने कुछ दिन पहले टेलीविजन पर एक लाइव मर्डर देखा होगा। हमारे यूपी का एक बहुत बड़ा माफिया था, 4 बार का एमएलए था, 1 बार का सांसद था, उसका नाम था अतीक अहमद। इलाहाबाद। अतीक अहमद और उसका भाई अरशद, दोनों लोग हथकड़ी में बंधे थे। 3 पत्रकार आए और तीनों पत्रकारों ने उन दोनों की हत्या कर दी थी, और ये टेलीविजन की हिस्ट्री में पहली बार लाइव था। वहां से मेरे जहन में एक किताब आई, उस हत्या पे नहीं आई, उस 54 दिनों की कहानी पे आई जब उसकी हत्या की साजिश रची गई। उसके बारे में बात बताऊंगा। तो कसारी मसारी इलाहाबाद यानी कुंभ नगरी, महाकुंभ तो फेमस है, ना जाने कितने लोग चले गए होंगे तक। तो कुंभ नगरी में कसारी मसारी एक बहुत बड़ा बबूल का जंगल हुआ करता था 70s में। धीमे धीमे, जैसे आप हैं, आप खुद ही हिंदी के काफी विद्वत जन है, मुझे पता लगा। आप देखते होंगे कि जो भी आदमी जिस भी बस्ती में रहता था तो कहता था यहां पहले कोई प्लॉट लेने नहीं आता था, जंगल ही जंगल था।
ऐसे ही कसारी मसारी में था। धीमे धीमे जंगल कटता गया, रिहायश होती गई, मकान बनते गए, लेकिन एक जंगल का एक 8-10 बीघा जंगल फिर भी बच गया, और वो जंगल जो था वहां कब्रिस्तान है, उसका नाम है कसारी मसारी कब्रिस्तान। तो अतीक अहमद कसारी मसारी के उसी जंगल में एक तांगे वाले के यहां पैदा हुआ था। अतीक अहमद ने 72 में अपनी जिंदगी का, अपनी क्राइम लाइफ का पहला मर्डर कसारी मसारी में किया था, और अतीक अहमद की जब हत्या हो गई तो अतीक अहमद को उसी कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफना दिया गया। दैट्स वाई इस किताब का नाम कसारी मसारी है। ये है कसारी मसारी। बाकी और बताऊं आगे? हाँ, जरूर। आप ही को सुनना है सब। हाँ, मुझे तो सुनते रहते हैं ये लोग। मैं नहीं सुन पा रहा हूं आपको। तो कसारी मसारी आरुषि हत्याकांड में उसके फादर को कोर्ट जाते समय एक बंदे ने चाकू मारा था, अगर किसी ने देखा हो तो। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल पर 1-2 बार काली स्याही फेंकी जा चुकी है। टीवी के सामने हो जाता है, पत्रकारों की भीड़ में लोग आते हैं और हो जाता है। ये उस समय शूट होता है, बाद में दिखाया जाता है टीवी में। मैं 30 साल जर्नलिज्म में रहा हूं, जिसमें 20 साल मैंने टेलीविजन में गुजारे, 14-15 साल में न्यूज 18 में एडिटर रहा हूं, CNN वगैरह में, फिर जी में। मैंने ऐसा लाइव विजुअल कभी नहीं देखा। वो लाइव चल रहा था, लाइव मतलब वो भी छतरी ऑन थी और लाइव चल रहा था वो सब कुछ। उसकी हत्या हुई, फिर मैं पंजाब निकल गया, धीमे धीमे चीजें मिल रही थी। मैंने पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कश्मीर, बहुत सारी जगहों पर गया, कनेक्शन था उसकी हत्या का। तो मुझे समझ में आया कि अतीक ने जब अपने ही एक दोस्त की हत्या कराई, रमेश पाल नाम था उसका, आपने वो विजुअल देखा होगा, खूब मारा उसको, बमों से करके मारा। उस वक्त वो गुजरात जेल में था। उस हत्या में उसको यूपी बुलाया गया, यूपी कोर्ट में बुलाया गया, पेशी थी उसकी। वो जब निकला है और जब तक मरा है, इस पूरी घटना में 54 डेज लगे हैं। और ये प्लानिंग शुरू होती है उत्तर प्रदेश से, पहुंचती है मेरठ जेल। मेरठ जेल उसकी सुपारी देता है। सुपारी किसको देता है? पंजाब में लॉरेंस बिश्नोई को। लॉरेंस बिश्नोई क्या करता है? पाकिस्तान से वो पिस्टल्स मंगाता है जो टर्की में बनती है। वो पिस्टल्स टर्की से चलती है, अजरबैजान होती हुई पाकिस्तान आती है, पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए ड्रॉप की जाती है पंजाब में। जिन लड़कों के पास खाना खाने के 9 रुपए जेब में नहीं थे, उन लड़कों के पास 9 लाख रुपए की जीवाना पिस्टल थी। ऐसे आ गई थी क्या? यूं ही आ गई थी, किसी ने तो स्पॉन्सर की है। वो कैसे आती है, फिर उनको कैसे ट्रेनिंग दी जाती है जर्नलिस्ट बनने की, और कैसे उनको गोली चलाना सिखाया जाता है। अगर आपके सामने कभी भी विजुअल पड़े जब वो गोली चला रहे होंगे, तो आप बैडमिंटन खेलते हुए किसी भी आदमी को देख लीजिएगा, उसकी स्टेपिंग वैसे ही होती है, ताकि टारगेट आपको खुद ना पकड़ ले। आप मारने जा रहे हैं, टारगेट आपको ना पकड़ ले। उनकी पूरी ट्रेनिंग हुई और उनको एक फिल्म दिखाई गई। अफगानिस्तान का नाम आपने सुना होगा। अफगानिस्तान में एक जगह है पंजशीर। तो तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, पर पंजशीर पे कब्जा नहीं कर पाए थे। पंजशीर में अहमद शाह लॉयन ऑफ पंजशीर के नाम से जाने जाते थे। लॉयन ऑफ पंजशीर के रहते तालिबान कब्जा नहीं कर पा रहा था। फिर एक अंग्रेजी इंटरनेशनल चैनल उनका इंटरव्यू लेने आता है। एक कैमरामैन, एक रिपोर्टर, बाकी क्रू, 3 लोग। इंटरव्यू चल रहा था, अचानक उसने बटन दबाया, रिपोर्टर ने, कैमरामैन ने भी दबाया, क्रू ने भी दबाया, और सब ब्लास्ट हो गए। वो कोई रिपोर्टर नहीं थे, वो तालिबान के सुसाइड बॉम्बर्स थे। वहां से ये आइडिया लिया गया अतीक को मारने का। नाउ कम टू अतीक। अतीक के बारे में बता देता हूं। 168 मुकदमे अतीक पर थे, जिसमें 50 से ज्यादा सिर्फ हत्या के मुकदमे थे। हत्या 2-4 उदाहरण दे देता हूं। उसने ऑनर किलिंग कराई,
क्योंकि उसके रिश्ते में एक बहन थी जो एक ड्राइवर के साथ भाग गई थी। जब वो पकड़ गई, ट्रेस हो गई, तो उसको ट्रकों से कुचलवाया गया और ये ऑर्डर था कि आप उसको तब तक कुचलेंगे जब तक सड़क पे कुचले हुए कुत्ते और इंसान में फर्क न महसूस। उसने गली में 2 गाड़ियां जा रही हो तो एक को कभी कभी बैक करना पड़ जाता है। उसको गाड़ी बैक करने के मामले में एक छोटे से दुकानदार को रेल की पटरी पर टुकड़ों में काटा था और उसकी मां को जाके लड्डू दिए थे और उस लड्डू में उसके टुकड़े भी थे। एक छोटी सी जमीन के लिए उसने मां के सामने, एक पत्नी के सामने, उसके बेटे और उसके पति को जनरेटर मंगा के, क्योंकि उस घर में जनरेटर में लाइट नहीं थी, जनरेटर मंगा के बिजली के नंगे तार उनके पैरों में बांधे और जनरेटर चला के उनको तड़पा तड़पा कर मारा है। मदरसा कांड बहुत फेमस कांड है मुलायम सिंह जमाने का। उसने गंगा की कछार इलाके में बहुत जमीन कब्जा की और उसमें कॉलोनी डेवलप करना शुरू की। उस जमीन पर एक मदरसा था, मुसलमान का था। मदरसा मुसलमान का होता है। तो क्राइम की कोई जात नहीं होती और क्राइम का कोई धर्म नहीं होता। उस मदरसे से उसकी कॉलोनी जो टाउनशिप थी उसका डिजाइन बिगड़ रहा था। उसने धमकी दी कि इसको खाली कर दो या हमको बेच दो। उसने कहा नहीं, खाली होगा ना बेचा जाएगा। उस मदरसे में अतीक के गुंडों ने 12 से 15 साल की बच्चियों के साथ ब्रूटल रेप किया और फिर उस मदरसे कांड से भी बरी हो गया। उसका जब वो सांसद बना तो उसकी विधायकी वाली सीट खाली हुई। वहां से उसको अपने भाई को लड़ाना था, लेकिन भाई को नहीं लड़ा सका वो, क्योंकि उसी का चेला बसपा से टिकट लेके लड़ने लगा और जब वो जीत गया तो गुस्से में उस विधायक को 5 किलोमीटर तक दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी है और उसका निर्मम हत्या की है। यह है अतीक, जिसको देख के अब आपको लगता होगा कि यार ठीक मारा गया, बट इस मुल्क में इंस्टेंट जस्टिस नाम की कोई चीज होनी नहीं चाहिए। कोर्ट के जरिए कसाब को अगर सजा दी जा रही है तो किसी कोर्ट के जरिए ही किसी को सजा होनी चाहिए। हैदराबाद में लड़की का रेप करके 4 लोग उसको चला दें और 4 लोग उसी जगह पे एनकाउंटर में अगर मार दिए जाए तो हमारे अंदर जो क्रिमिनल बैठा है ना उसको अच्छा लगता है, पर सर ये अच्छा लगने वाली बात है नहीं। पोएटिक जस्टिस, इंस्टेंट जस्टिस कुछ नहीं होता है। हमें कोर्ट को मजबूत करना पड़ेगा। कानून के जो पोर्स हैं जहां से लोग निकल जाते हैं, गवाह होस्टाइल हो जाते हैं, वो सब, ये सारी चीजें इसका सारी मसाली में आप इसको पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। और मजा इस बात में आएगा कि जिस अंदाज में उसने अपने गुरु की हत्या की थी, उसका मानना था कि बड़े को मार दो अपने आप बड़े हो जाओगे। तो इन लड़कों ने भी जो उसको मारा उनका भी फार्मूला था कि बड़े को मार दो तो अपने आप बड़े हो जाओगे। वैसे ही उसकी हत्या हुई। मुझे लगता है कि ताली बजाना भूल गए लोग। इतना मैंने पहले कहा था, आपने जो बताया उस पे ही मैं आती हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश की बात आप कर रहे हैं, तो यूपी मुझे लगता है कि माफिया और राजनीति में पूरे उसमें हमेशा से सरगर्मी में रहा है और उसका कनेक्शन भी बहुत दिखता भी है। तो आपको आपने जब यह किताब लिखी तो आपको लगा कि मैं पूरी तरह से जस्टिस कर पाया या मैं पूरी तरह से लोगों को बता पाया कि ये कनेक्शन है या यूपी का ये है? आपको खुद को लगा कि मैंने जो लिखा है वो यूपी के लिए उत्तर प्रदेश का जो माफिया और राजनीति का जो संबंध है उस पर बहुत अच्छे से मैं जस्टिस कर पाया? जस्टिस ही कहूँगी शायद इसको। मैंने 4 महीने के रिसर्च और 4 महीने की लिखने के बाद 8 महीने में ये किताब पूरी की है। हाँ, मैं आपसे वादा करता हूं, मोटी भाषा में बात करो कि मजा ना आए तो पैसे वापस। आप इसको पढ़िएगा, आपको मजा आएगा, आपको फील होगा यार कुछ अच्छा हुआ है, कुछ अच्छा हुआ है। मतलब मैं हत्या की बात नहीं कर रहा हूं, इसीलिए मैंने इसमें पार्ट छोड़ा है। इसमें
सुपारी देने के लिए जेल में एक हत्या हुई। अब जेल में हत्या मतलब ये यूपी में ही हो सकता है। मैं अगर इस बेल्ट में आ जाऊं, यहां से छत्तीसगढ़ तक चला जाऊं, तो मेरी एक किताब है और नक्सल्स पे आ रही है, वो बहुत शानदार किताब है, मतलब उसकी स्टोरी बहुत शानदार है। शानदार किताब अपने मुंह से क्या कहूं, स्टोरी बहुत शानदार है। वो फिर कभी वो जेल में जो हत्या हुई है, तो एक आदमी है, उसको हत्या करने के लिए इसलिए रखा गया क्योंकि वो पहले ही 2 हत्याओं में उम्र कैद कर रहा है, तो तीसरी बार क्या होगा, उम्र कैद हो जाएगी उसको, तो उसको इसलिए दिमाग देखिए। दूसरी बात, उसने जिस पिस्टल से सामने मुन्ना बजरंगी, किसी का नाम सुना है? जी, मुन्ना कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी, जिसमें मुख्तार अंसारी शामिल थे। उस कृष्णानंद राय की जो हत्या हुई थी उसमें मुन्ना बजरंगी शामिल था। उसको जेल बुलाया गया एक फर्जी मुकदमे में, छोटे मुकदमे में, और जेल में मार दिया गया। जिस पिस्टल से गोली मारी गई उसको, वो पिस्टल उसी वक्त जेल से बाहर चली गई, दूसरी पिस्टल हाथ में आ गई। देखिए क्लासिक चीज समझिए, मैंने गोली मारी किसी को, ये सामने बैठे, चलिए इनको गोली मारी, वो जो पिस्टल मेरे पास थी वो मैंने उनको थमा दी, वो लेके भाग गए, और दूसरी पिस्टल मेरे हाथ में दे दी। मैंने इस पिस्टल से 4 गोली और चलाई और उसको गटर में फेंक दिया। वो 6 महीने बाद हुई थी। क्लासिक चीज जानते हैं क्यों किया गया? क्योंकि मैंने जिस पिस्टल से इनको गोली मारी है, उसी पिस्टल की गोलियां तो इनके शरीर में मिलेंगी, लेकिन गोली की पिस्टल की फॉरेंसिक मिलेगी नहीं, क्योंकि हर गोली पर पिस्टल का एक फॉरेंसिक मार्क होता है। पिस्टल बदल गई, अब ढूंढते रहिए मुन्ना बजरंगी को किसने मारा, एवरीबॉडी सीन की किसने मारा, लेकिन कागज सबसे बड़ी चीज है। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप कहते रह जाएंगे कि हमारे पास है, घर पे है, लेकिन आपकी गाड़ी का चालान होगा। कागज से बढ़कर कोई चीज नहीं है। कागज ही आपकी मजबूती है जैसे मार्कशीट्स, और कागज ही आपकी कमजोरी है जैसे मुकदमा। अगर आप पे एक मुकदमा है तो आपको मुकदमा क्लीन कराना पड़ेगा, वरना नेपाल ही नहीं जा पाएंगे आप, विदेश जाना तो दूर की बात। जैसा फिर वही सवाल आ जाता है कि कसारी मसारी जितनी मैंने पढ़ी, पढ़ते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कि मूवी देख रहे हैं जी। और ये ऐसा नहीं महसूस हो रहा था कि किताब, क्योंकि किताबें बहुत पढ़ते हैं, लेकिन इसको पढ़ते समय लग रहा था कि कुछ देख रहे हैं सामने से। जैसे जो आपने लिखा है गोलियां चलती, तो वो महसूस हो रही थी कि सामने गोलियां चली, ऐसी फीलिंग मुझे हुई। या आपने कुछ इस तरीके से लिखा, या आप फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं, तो आपकी ये बोलती हुई किताब है जिसको कहना चाहिए। ये बोलती हुई किताब लिखने के लिए आपने क्या सोच के, किस तरह से आपने इसको लिखा कि किताब बिल्कुल बोलती हुई सी। मैं आप लोगों को कह सकती हूँ कि जब आप ये किताब पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये किताब आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप देख रहे हैं। और इसी से जुड़े जुड़े एक और सवाल मैं बताऊंगी, इसी से जुड़े जुड़े एक और सवाल, मुझे ऐसा लगा कि इस किताब पे आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स में बहुत सीरीज आते हैं, तो क्या ऐसा कुछ है कि ये किताब हम सीरीज के रूप में भी देख पाए? पहले तो ये किताब मतलब दिखती है आपको, मतलब इसमें दिखाई देता है। उसके पीछे की वजह है कि मैंने इसको 10 एपिसोड में बांटा हुआ है। मुझे लगता है कि किताब जो बहुत गरिष्ठ, मैं साहित्यकारों को नमन करता हूं, मैं उनके बराबर कहीं नहीं हूं, वो साहित्यकार है, मैं स्टोरी टेलर हूं। मैं नानी हूं जो गायब हो चुकी है, जो बच्चों को कहानी सुनाती थी और सुना देती थी। मैं वो छोटा सा स्टोरी टेलर हूं। मैं साहित्य लिख सकता हूं, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं प्रेमचंद बन पाऊंगा, और मैं उनकी टक्कर लेना भी नहीं चाहता। जब मैंने लिखा तो मेरे पब्लिशर ने मुझसे कहा कि आपने यहां पे इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल कर लिया। तो मैंने कहा देखिए, प्रेमचंद की किताब अगर होती तो लिखते कि मुबीन की दुकान पर भिन्न भिन्न प्रकार की अगरबत्तियां मौजूद थी, लेकिन मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा कि मुबीन की शॉप पर डिफरेंट ब्रांड्स की अगरबत्तियां थी। मुझे बताइए क्या मैं गलत हूं? सबको समझ में आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, मैं उनके लिए लिख रहा हूं जो 60% है। वो वैसे भी इंग्लिश की तरफ जा चुके हैं, हिंदी तो वैसे भी बेचारी अब चलना शुरू हुई है कायदे से, और हम साहित्यकारों की तरह सिर्फ इस बात पर चले जाएंगे कि हमारा काम है लिखना, पढ़े ना पढ़े। नहीं, रीडेबिलिटी 100% जरूरी है।
मैंने उस रीडेबिलिटी से विजिबिलिटी निकाली कि ये सिर्फ पढ़ा ना जाए, देखा भी जाए। मैंने टैगलाइन थी मेरी पब्लिशर्स को कि वेब सीरीज देखते हो, इस बार वेब सीरीज पढ़ो। तो मैंने पढ़ने के नाम पे निकाली। अब बताता हूं क्यों। यहां पे जितने लोग हैं सबके पास मोबाइल है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास मल्टीमीडिया मोबाइल हो। यूं रील चलती है पूरे दिन। आप घर पहुंचिए, अगर आपका अपार्टमेंट है तो सिक्योरिटी गार्ड रील देख रहा होगा। अगर आपके यहाँ काम करने वाली बाई आती है तो वो भी समय निकाल के रील देखेगी। और उन सबको छोड़िए, हम खुद भी रील पे लगे रहते हैं। एक ओला वाला, एक उबर वाला, एक टैक्सी वाला, हर कोई आलू बेचने वाला भी रील देख रहा है और हंस रहा है। बैठे बैठे हंस रहा है। मेरी टक्कर उस रील से थी कि रील 30 सेकंड की है, उसके बाद अपने आप फॉरवर्ड होती है, फिर खट से फिर फॉरवर्ड होती है। तो जब हम फिल्म की स्क्रिप्ट लिखते हैं तो हमसे ये कहा जाता है कि स्क्रिप्ट ऐसी लिखनी है ताकि आदमी फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम इन सब चीजों पे ना जाए, सामने स्क्रीन पर है। इसलिए 1.5 घंटे की पिक्चरें बनने लगी है। आप देख रहे हैं छोटी फिल्में बनती है। एनिमल जैसी फिल्मों का मसला अलग है। वो है क्या कहते हैं, दुस्साहस। वो दुस्साहस है कि 3-3.25 घंटे की फिल्म बनाएंगे, दावा करते कि जाएगी ही जाएगी। बाहुबली का मसला अलग है। वो 2 पार्ट 3-3 घंटे बनाएंगे और आप देखेंगे। हाँ, एक तरीका और भी निकला है कि अब ऐसी कहानी लिख दीजिए जो मोबाइल फ्रेंडली हो। आपने ऐसे देखा, अच्छा ये है, फिर एक 4 रील देखी, फिर देखा अच्छा ये है, ठीक है। तो दोनों तरीके की बनने लगी। तो मेरी टक्कर रील से थी। मुझे हर पेज को एक रील की तरह टर्न कराना था। तो मैंने हर पेज का ग्राफ बनाया। मैं एक्चुअली बहुत मेहनत से लिखी है वो किताब। मैंने एक पेज का ग्राफ बनाया है कि अगर मैं इस पन्ने पर आखिरी सेंटेंस लिखूंगा तो उस बंदे को मेरी किताब का ये पन्ना पलटना है। और ये मैं हर पन्ने में नहीं करता हूं, हर चैप्टर में करता हूं। और आखिर में ले जाकर आपको इतने टॉप पर बैठा दूंगा कि आप वहां से जब धम से गिरेंगे तो आपको रोलर कोस्टर का मजा आएगा। ये चढ़े और ये गिरे। तो उस तरीके से सोचना पड़ता है। आपने मुझसे आज दोपहर में कहा शायद आप सवाल भी पूछेंगे उस तरीके का। चलिए वो पूछ लीजिएगा, वरना आपका सवाल जाया जाएगा। बिल्कुल, वो सवाल तो बिल्कुल आपने पूछा। हाँ ठीक है, बिल्कुल पूछेगा। तो वो किताब इस तरीके से फिल्मी अंदाज में लिखना ज्यादा सरल होता है। पिक्टोरियल मेमोरी ज्यादा अच्छी होती है, छप जाती है दिमाग में। तो उसको जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे नरेंद्र मोदी बोलते हैं, या मान लीजिए कि मैं कौन सा ओरेटर पकड़ूं दूसरा, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बोलते थे। ओरेशन बहुत कम हो गया है लोगों का। बहुत सारे नेता अच्छा, लेफ्टिस्ट बहुत अच्छा बोलते थे। इनकी बातें जब आप सुनेंगे, मतलब लालू प्रसाद यादव थे तो लालू प्रसाद यादव कुछ भी बोल रहे होते थे, आप उस समय एक जॉली मूड में होते थे। एक कनेक्ट था उस बंदे का कि हाँ इस तरीके से बात करेगा कि आपको मजा आ जाएगा। ये कनेक्ट जरूरी है। तो चाहे किताब बोले, किताब दिखे, दोनों ही अंदाज में कनेक्ट बहुत जरूरी है। और कनेक्ट नहीं है तो हम मुगले आजम भी लिख दें, उसका कोई नहीं। इसी से छोटा सा एक और सवाल है कि अगर वेब सीरीज का ऑफर आता आपको तो इसके आप निर्देशक किसको बनाना चाहिए? अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप इज अ बेटर चॉइस फॉर दिस। और मेरे दोस्त है अविनाश अरुण नाम है उनका। अविनाश अरुण को ऐसे मैं बता दूं आपको कि आपने मसान फिल्म देखी होगी। हाँ, वो मसान फिल्म मतलब पूरा उसका शूट वगैरह सब कुछ मैंने ही किया था, मैंने ही करवाया था। और उसमें वो सिनेमाटोग्राफर थे। उनकी सिनेमाटोग्राफी इतनी अच्छी थी कि दृश्यम फिल्म के वो टोटल डीओपी बन गए, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी हो गए। फिर उन्होंने किल्ला नाम की छोटी बच्चों की फिल्म बनाई जिसको राष्ट्रीय अवार्ड मिला। अब मैं आऊंगा, जैसे आप अगला नाम लूंगा तो कहेंगे अच्छा वो अविनाश अरुण। पाताल लोग अविनाश अरुण ने डायरेक्ट किया। तो मुझे अविनाश अरुण भी सूट करते हैं, बट अनुराग कश्यप इज अ मास्टर फॉर दैट। पितामह है वो उस चीज के। एक बार तालियां बजा लें। जल्दी देखिए। बस
अगर ये बनी तो आप सबके लिए घी और शक्कर लेके यहीं आऊंगा और आप सबको खिलाऊंगा। आपकी किताब में एक लाइन मैंने पढ़ी थी, जो मौत को पंजीरी की तरह बांटते हैं उनका क्या हश्र होगा। यह किताब जब आपने लिखी थी, मतलब इस लाइन को पढ़ के मुझे ये सवाल आया कि जब इस किताब को लिखी थी, क्योंकि किताब जिस तरह की है, लिखने के बाद कभी किसी ने आपको मना किया कि इतनी सेंसिटिव चीज़ों को आप ना लिखें, या कभी आपके मन में ख्याल आया कि मुझे ये नहीं लिखना चाहिए था, कुछ इस तरह के ख्याल कभी आपके मन में आए, या किसी आपके शुभचिंतक ने आपको कहा? एक्चुअली मुझे इसमें, जैसे उसका जो भाई था, मैं उदाहरण के साथ समझा, एकदम उसका जो भाई था, वो अतीक का जो भाई मारा गया अर्शद, उसकी लड़कियों पर बहुत गंदी नजर रहती थी। तो मुझे एक सीन उसके लिए ड्रॉ करना पड़ा। ओरिजिनल था इलाहाबाद के बहुत बड़े होटल में, सिविल लाइंस में, उसका एक कमरा हमेशा बुक रहता था। तो मैंने वो सीन दिखाया जब उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हुई एक लड़की को चुन लिया। तो वेटर आके कहता है कि साहब क्या खाएंगे? तो लड़की की तरफ देख के कहता आज इन्हीं को खाएंगे। तो कहता साहब क्या करूं, टेबल पे सर्व करो कि रूम में खाएंगे? बोले रूम में ऑर्डर करता हूं। वो ओरिजिनल चीज है, वो ओरिजिनल चीज है। दूसरा, इसमें स्पेशल चाइल्ड है, एक लड़की है, मैंने उसको स्पास्टिक लिख दिया, बता रहा हूं साहब आपको, मैंने उसको स्पास्टिक लिखा। मैं 17 ड्राफ्ट तैयार किए हैं इस किताब के, 17वें ड्राफ्ट में खुद को संतुष्ट किया मैंने पहले। तो मैंने उसको स्पेशल चाइल्ड बनाया कि हाँ वो सोच नहीं सकती, वो हाथ नहीं चला सकती, वो पैर नहीं चला सकती, ये लिखना ज्यादा बेहतर है, बशर्ते कि उसको विकलांग में लिखा जाए। तो मैंने जब वो सारी चीजें लिख दी, हाँ इस किताब में गालियां हैं। गालियां 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, जैसे अब आपको लगता होगा कि अतीक को ठीक मारा गया। तो गालियां जैसे अतीक के बारे में आपने सुना तो वो संस्कारी तो नहीं होगा। मैंने उसके 1000 से ज्यादा लॉगर सुने। लॉगर मतलब फोन रिकॉर्डिंग। तो कैसे बात करता था वो, किस अंदाज में बात करता था। अगर अतीक का वो अंदाज नहीं आएगा तो बात नहीं बनेगी। हाँ, लेकिन मेरी गाली कहानी को सर्व कर रही है, कहानी को सर्व कर रही है, जबरदस्ती ठूसी हुई गाली नहीं है वो, बिल्कुल कतई नहीं है। जबकि इससे पिछली वाली जो किताब मैंने काकुरी लिखी थी, गालियां उसमें यूपीए किताब थी, गाली नहीं लिखी मैंने। उसमें मैंने उस अंदाज में कहा कि अशफाक उल्लाह बिस्मिल ने मेवालाल यादव से कहा कि तुम्हारे कमोड में हाथ डाल के तुमको पलट देंगे। अब सुनाई भी दे गई, लिखनी भी नहीं पड़ी, दिखाई भी दे गई। इस तरीके से मतलब जाओ यार अपने 2 डंडे लाओ और मार मार के इनका बैकयार्ड सुझा दो, चल जाता है। इस तरीके से गालियां लिखनी पड़ी। हाँ, अब आप मुझसे पूछेंगे कि इसमें मुझे कोई चीज ऐसी है जो नहीं लिखनी थी। ऐसी कोई चीज नहीं है मुझे नहीं लिखनी थी। जो लिखा हो 17 बार लिखने के बाद मैंने उसको तय किया है, और ऐसी कोई चीज नहीं लगती। जब आप किताब आपने पढ़ ली है, जब आप उस किताब को पूरा पढ़ लेंगे तो मैं अपनी दादी का नाती हूं, मैंने आपको दादी के बारे में बताया। मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करता हूं। मैंने ये वाली किताब अपनी माँ को ही समर्पित किया। ये मैं लिख रहा था, कभी सोचा था कि ये वाली किताब माँ को समर्पित करूंगा, लेकिन लिखते लिखते माँ नहीं रही। लिखने के दौरान ही माँ की चली गई मेरी, तो माँ को समर्पित की। मेरी सारी किताबें महिला प्रधान है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि महिला प्रधान है। इन सारी चीजों को जब आप देख लेंगे, जब आप किताब लिख लेंगे, तो मैं आपसे वादा करता हूं दोबारा मुझे मत बुलाइएगा, आपको कभी गाली नहीं सुनाई देगी, किताब नहीं सुनाई देगी। क्योंकि आपकी किताब मैंने यही पढ़ी अभी तक, बट स्त्रीवादी जो कहते हैं ना, मैंने किताब पढ़ते पढ़ते तक तो नहीं समझ में आती है, लेकिन जब आप अंदर तक चले जाते हैं तो ये समझ में आता है कि आप जिस तरह से लिखते हैं, मुझे लगता है कि आप स्त्रीवादी ज्यादा आपका वो रहा है। और आपने अभी अपनी बातचीत में भी जितनी चीजें बताई हैं, जितनी घटनाएं बताई हैं, मुझे लगता है एक एक घटना के पीछे जो आपको जो सोर्सेज रहे हैं आपको सोचने के, मुझे लगता है कुछ ऐसी ही घटनाओं से आपने सारी चीजों को लिखा है और बताया है। बिल्कुल जी, मैंने बताया वो एक बॉडी थी,
वो बॉडी नेकेड पड़ी थी, वहां का पहला ग्रज था मेरे अंदर, नेकेड क्यों, कपड़ा डाल देते। दूसरी बात, उस महिला की बॉडी पर अगर उसके फिगर पर चर्चा होगी, मैं आपको बता रहा हूं, मैं जर्नलिस्ट रहा हूं, मैं आपको जर्नलिस्ट की सच्चाई बताता हूं, सारे नहीं कुछ लोग। निर्भया कांड दिल्ली में हुआ, ज्यादातर जर्नलिस्ट जब जन टीवी पर लिखते वक्त नहीं होते थे, चाय की दुकानों में जब बात कर रहे होते थे, उनका सिर्फ ये कहना होता था कि माँ बाप ने पढ़ने भेजा, इतनी रात में बॉयफ्रेंड के साथ घूमने क्यों गई थी। मतलब घूमने गई थी तो घूमने गई थी तो उसके साथ रेप हो जाएगा, रॉड का इस्तेमाल हो जाएगा। और हम अभी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले महिला दिवस मना के बैठे हो, दुनिया डंका पीट रही कि महिला दिवस, ये बात होती थी। मैं कानपुर का रहने वाला हूं, कानपुर में एक लड़का लड़की प्यार करते थे, बाद में वो लड़का कई और लड़कियों से एंगेज हो गया, लड़की ने उसको छोड़ दिया, उस लड़की ने उसको छोड़ दिया, उसने अपने लिए दूसरा लड़का ढूंढ दिया, उस लड़के ने उसको तेजाब से नहला दिया। और हमारे मर्दों के बीच में बात इस बात की होती है, वो लड़की गड़बड़ थी, लड़की ऐसा काम करती है, लड़के तो सब करते ही रहते हैं। नहीं सर, मेरे को ये नहीं चलेगा। मैंने आपसे, क्या आपने पापा का नाम लिया अभी तक? क्या आपने बाबा का नाम के बारे में बताया? क्या मैं आपको नानी दादी माँ के ही बारे में तो बता रहा हूं। तो मैं समझ सकता हूं कि हम पुरुष जिसको मौत सामने रख के कोई गर्भ में 9 महीने पालता है, उस गर्भ को पालने के लिए एक बड़ी एज तक कोई हर महीने 4 से 6 दिन की पीड़ा सहता है, वो स्त्री बनना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हमारा पुरुष समाज जो है वो यहीं तक उलझ के रह गया है। इसलिए वो उस महिला की नेकेड बॉडी पर कहानी थी, ये एक महिला के संघर्ष की कहानी है जिसमें अतीक अहमद एक मेन कैरेक्टर है। मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरी दादी, मेरी नानी, यही सब लोग हैं। इसके अलावा बहुत सारी महिलाएं गिना सकता हूं जिनकी वजह से आज मैं यहां बैठा हूं। एक आपका पर्सनल सवाल तो नहीं कहूंगी, लेकिन मैंने सुना है, जैसे परिचय में भी मुक्ति ने बताया कि आप मल्टी टैलेंटेड हैं जी। आप पत्रकार भी हैं, लेखक भी हैं, फिल्मों में भी करते हैं, गायक भी हैं, आपने गाने के क्षेत्र में भी बहुत नाम कमाया है। इसी से संदर्भ में मैंने एक आपकी चर्चा कहीं सुनी है, एक पेड़ के बारे में। आपने खुद ही बताया है, वो मैंने सुना है कि कोई भी आज एक लाइफ कोच नहीं हो सकता, नीरज चोपड़ा नहीं हो सकता। लाइफ कोच की बात बता रहे थे, तो आपने बताया था कि मैं मल्टी टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं थोड़ा, और आपने एक पेड़ की चर्चा की थी जिसके तने, पत्ते और मैं चाहूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि वो हर व्यक्ति के लिए एक मोटिवेशनल वो एग्जाम्पल होगा, जो हमेशा सोचता होगा कि हम थोड़ा ये करते वो करते, मे भी शायद हम सक्सेस नहीं हो पाए या मे भी हम नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि वो हर व्यक्ति के लिए बड़ा इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल एग्जाम्पल होगा, तो वो आप जरूर दे सकते हैं। एक पेड़ था बाबा लिखते थे, वो कवि थे। कविता कभी बहुत लिखने का मन नहीं हुआ, लिखता हूं, गजल वगैरह कभी लिख देता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि वो स्याही जो थी वो डीएनए में कहीं से आई, तो वो थी। बट जिंदगी में जैसे ही होश संभाला तो बैट सबसे पहले हाथ में था। अब क्रिकेट खेलना शुरू किया, क्रिकेट खेलते 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 सीके नायडू तक खेल गया, मतलब सीके नायडू के बाद तुरंत रणजी ट्रॉफी है। सीके नायडू तो खेल गए, जब रणजी ट्रॉफी का ट्रायल दे रहे थे तो लगा कि अंदर का सुनील गावस्कर थक गया, अब इससे ऊपर नहीं जा पाएगा, तो क्रिकेट वाले उस बैग को बंद कर दिया। फिर किसी ने बताया कि हम गाना गा लेते हैं, तो गाना गाना शुरू किया। गाने के लोकल लेवल पे कंपटीशन होते थे, शहर लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर एक कंपटीशन पता लगा जो ऑल इंडिया लेवल का होता था, उसका नाम था सुर श्रृंगार। तो मैं गया, उसमें हर शहर के टॉप विनर आते थे, वो स्टेट लेवल पे लड़ते थे और हर स्टेट का एक विनर होता था।
वो सारे स्टेट के विनर मुंबई दिल्ली पहुंचते थे, उनका सेमीफाइनल होता था, 3 लोग सेलेक्ट किए जाते थे जो फाइनलिस्ट होते थे, और उनमें 3 में जो जीतता था वो ऑल इंडिया टॉपर होता था। तो उस ऑल इंडिया कंपटीशन में भी मैं टॉप किया। आपको उस कंपटीशन की का भारीपन बता दूं, तब आप दोबारा ताली हो जाएंगे। वहां के विनर सुरेश वाडेकर, वहां के विनर हरिहरन, वहां के विनर सोनू निगम, वहां की विनर सुनिधि चौहान, और वहां की विनर श्रेया घोषाल। वहां का एक बार विनर मैं भी रह चुका हूं। फिर सारेगामा आया, सारेगामा जीता, अंताक्षरी जीते, फिर दुल्हन दिल है कि मानता नहीं फिल्म के लिए जो ऑल इंडिया टॉप किया था। गुलशन कुमार ने कहा था कि जो ऑल इंडिया टॉप करेगा उसको गाना गवाएंगे। मेरे संग 2 लोग थे, 3 ही बताया, 3 लोग होते हैं। एक मैं था, एक केरला की लड़की थी। तो मैं कहा केरला की लड़की टॉप भी कर गई तो भी गुलशन कुमार नहीं गवाएंगे, क्योंकि उनको तो अनुराधा पौडवाल से गवाना है। दूसरा लड़का था भिलाई का, वो अच्छा नॉन फिल्मी सिंगर था, मैं लाइट वोकल गाता था, जीत गया। दिल है कि मानता नहीं फिल्म आ रही थी, उसमें गाना था दुल्हन तो दूल्हा मैं बन जाऊंगा, मेरा इंतजार करना, बारात लेके आऊंगा। वो गाना रिकॉर्ड भी हो गया, लेकिन सर जब फिल्म आई तो वो गाना ओवर राइट हो गया और देवाशीष दासगुप्ता ने उस गाने को गा दिया। ठीक वैसे ही जैसे अनुराधा पौडवाल, वाणी जयराम, सुमन कल्याणपुर के बहुत सारे गाने ओवर राइट हो गए और लता जी ने गा दिए। फिर मैंने गाने के हारमोनियम को बस्ते में पैक किया, क्रिकेट रखा, अब ये आया। फिर लिखना शुरू किया तो एम राजन के सफर में छपने शुरू हुए। एम राजन से प्रिंट में आए, अखबार में। 6 महीने के अंदर भगवान ने फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। अटलांटा कवर करने गए, ओलंपिक भी, लातूर में भूकंप आया, वहीं से सितारे थोड़े चमक गए। मालूम नहीं था कि कैसे टीवी में आएंगे। टेलीविजन अपने आप चल के आया। 16 साल टेलीविजन, 20 साल करीबन गुजारे, अच्छे से गुजारे। फिर लगा कि अब टेलीविजन में भी कुछ करने लायक है नहीं, चीखा चिल्लाहट ज्यादा हो रही है, तो मुंबई की तरफ मुड़ गया। एक फिल्म मिल गई, उसके बाद सोचा कहानियां तो बहुत है मेरे पास, तो एक दिमाग में बात आई, कहानी है तो बतानी है, बतानी है तो करना क्या है, करना है तो लिखना। लिखने में भी इंटरनेशनल पब्लिशर मिल गए, भगवान की कृपा थी, किताबें छपने लगी। आज हम उन्हीं किताबों पर चर्चा कर रहे हैं। तो कुल मिला के मसला ये है कि मैं बहुत टैलेंटेड नहीं हूं, एक्चुअली मैं कंफ्यूज हूं कि मुझे जिंदगी में करना क्या है। हाँ, इतना जरूर है कि मेरे गुरुजी हमेशा, जो मेरे पत्रकारिता जिन्होंने सीखा मैंने लिखना, वो मुझसे हमेशा कहते थे कि उम्र के बहुत आखिरी पड़ाव में तुमको पता चलेगा कि तुम बनना क्या चाहते थे। मुझे न समझ में आता है कि मुझे बनारस के घाट पर एक छोटी सी कुटिया चाहिए जहां पर बाबा विश्वनाथ एक दिन आए, मणिकर्णिका घाट पर मेरा क्रियाकर्म हो, उस भभूत को वो लगाए और फिर जाके विश्वनाथ जी के मंदिर में बैठ जाए, और जब मेरी अस्थियां गंगा जी में बहती जा रही हो तो मुझसे पूछे क्या बनोगे, तो कहेंगे फिर क्रिकेटर बनाना, फिर सिंगर बनाना, फिर राइटर बनाना, फिर अखबार बनाना। मुझे लगता है जिंदगी उस पेड़ की तरह होनी चाहिए जिसका तने की छाल दालचीनी, जिसका फूल जावित्री, जिसका फल जायफल और जिसके पत्ते तेज पत्ता हो। एक ही चीज में अगर सारी चीजें हैं टोटल गरम मसाला, तो लाइफ तो गरम मसाला है। और क्लासिक चीज है कि इस गरम मसाले को आप वेज में डाल दीजिए या नॉन वेज में डाल दीजिए, और क्लासिक चीज चाय में डाल देंगे तो भी मजा आएगा। तो जिंदगी मजेदार होनी चाहिए कुल। आपकी यही बात, क्योंकि कुछ बच्चे भी आए हुए हैं और बच्चे जैसा आपका सुनते रहे कि भाई मैं कंफ्यूज हूँ, आप बताते हैं, लेकिन जितने सक्सेसफुल आप हैं और जितने टैलेंटेड हैं, बच्चों को भी ये लगना चाहिए कि हम मल्टीटास्कर हो और टैलेंटेड हो। आपके जैसे बच्चे भी बने, बच्चे हमारे बीच बैठे, इसलिए मुझे लगा कि ये वाक्य आपका जरूर सुनाना चाहिए। नहीं, कहीं मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि मैं डिप्रेस नहीं हूं लाइफ में, बहुत डर जाता हूं कभी कभी। कभी कभी मैंने ये भी महसूस किया कि मेरे पैर कांपते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे, मैंने कई बार वो स्थितियां महसूस की हैं
पर्सनल है, लेकिन एक बार कोशिश की कि मर जाऊं, कोशिश की मैंने, लेकिन कोई ना कोई दादी आवाज दे देती पीछे से, अब इतनी जल्दी आ गए, तो वो बात समझ में आ जाती है। मुझे लगता है कि जो होता है हो जाने दो, ये पौरुषहीन कथन है। जो हम चाहेंगे वो होगा, इन शब्दों में ही दम है। ये बात कही जा सकती है। मेरे मन में हमेशा दो लाइनें बड़ी मुझे हमेशा प्रभावित करती हैं, पता नहीं कैसे वो आई होंगी, कि मैं झूम के गाता हूं कमजोर जमाने में। मैं आपको किसी के लिए प्रूव नहीं करना है, अपने लिए करो जो करना है। मैं झूम के गाता हूं कमजोर जमाने में, एक आग लगा ली है एक आग बुझाने में। अब क्रिकेट छोड़ा तो गाने की आग लगा ली, गाना छोड़ा तो पत्रकारिता की आग लगा ली, तो एक आग लगा दी है एक आग बुझाने में। ये सोच के मैं दरिया में कूद गया यारो, वो मुझको बचा लेगा, माहिर है बचाने में। क्या बात है। थोड़ा समय का भी ध्यान रखना होगा। मुझे लगता है रश्मि की तरफ देख रही थी कि समय बताएगी, लेकिन उसने बताया नहीं। लेकिन फिर भी खत्म नहीं करूंगी मैं। दो सवाल मेरे अभी भी हैं। एक, मनोज राजन त्रिपाठी पत्रकार, गायक, क्रिकेटर, ओरेटर, फिल्मकार का सफर आप कर रहे हैं। क्या कभी मन में ख्याल आया कि अब अगला जो है वो राजनीति की ओर जाना चाहिए? नहीं, धर्म की तरफ नहीं, धर्म की बात नहीं है, विरक्ति का भाव जरूर होता है, धर्म की बात तो नहीं है। अध्यात्म। हाँ, मुझे स्पिरिचुअलिटी बहुत प्रभावित करती है। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं सोमवार को शंकर जी के मंदिर नहीं जाता, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर नहीं जाता, नवदुर्गा पे दुर्गा जी के मंदिर नहीं जाता। जानती है इसके पीछे की वजह क्या है? वहां इतनी भीड़ होती है इन दिनों में कि मेरा भगवान से इंटरेक्शन नहीं होता है, और मैं भगवान से इंटरेक्ट करता हूं, मैं भगवान से सच में बात करता हूं। भगवान ने मुझसे कह रखा है कि जब तक तुम्हारे जूते की एड़ी नहीं घिसेगी ना बच्चा, देंगे नहीं कुछ तुमको, तो घिसना पड़ेगा। हम भाग्य बली लोग नहीं है, भाग्य बली नहीं है। हमें हो सकता है उस दादी के घर में जन्म हो गया, ये मेरा भाग्य हो सकता है, ये मेरा भाग्य का हाथ है, ये मेरे कर्म का हाथ है। तो भाग्य मुझे किसी जात में पैदा हो गया, किसी धर्म में पैदा हो गया, किसी घर में पैदा हो गया, माने अंबानी क्या पैदा हो गया तो तुरंत ही सक्सेस थे, लेकिन वो नहीं है मसला। आपको पैर घिसना पड़ेगा। और बड़े अंबानी के घर में भी उनका बेटा अगर डिफरेंट विजन के साथ आएगा तो धीरू भाई अंबानी से भी ऊपर जाके मुकेश अंबानी हो गए ना। उन्होंने कुछ और विजन लाया, तो विजन लाना पड़ेगा आपको। तो मैं इतना बड़ा आदमी हूं नहीं जितना आप मुझसे कह रही, मैं सच बता रहा हूं आपको। मैं सच में बहुत छोटा रहना चाहता हूं। बड़ा वो हो जाता है आप जब सवाल पूछती है या ये कहती है कि आप ये हो, मैं बहुत असहज महसूस करता हूं। मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत महिला को कोई कह रहा है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, वो कितनी असहज हो जाती होगी देख के, तो ये तो मालूम नहीं हो। तो बस मुझे लगता है कि बस नंगे पैर चलिए, कंकड़ का आनंद लीजिए, निकलेगा तो कुछ ना कुछ जरूर। झूम के गाइए, एक नई आग लगाइए पुरानी आग बुझाने के लिए, और कूद जाइए दरिया को बचा देगा। कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। ये गाना जो कट हो गया था हम लोग को सुनाइए। गाना जो आप बताए कि कट हो गया, दिल है कि मानता नहीं है। तो गाना सुनाएंगे, लास्ट में हम रखते वो हैं। रखते उससे हैं। पहले एक सवाल और है जो बड़ा मेरे को लग रहा था, बहुत हल्का है। आपको मैंने सुना है कि आप कैरेक्टर के बारे में जब बात करते हैं तो आप पकवानों का बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन कर जाते हैं कैरेक्टर, जैसे कि ढोकला, खाखरा, ये सारी चीजें मैंने सुनी है। तो एक बार वो जरूर सुनना चाहेंगे हम लोग कि कैसे आप वो करते हैं, एक। और दूसरा एक रिक्वेस्ट भी है आपसे कि हमारे झारखंड के भी कुछ पकवान, बिहार और झारखंड में कहूँ तो हमारे कुछ पकवान है, तो उनका भी कुछ कैरेक्टराइजेशन करते हैं तो हमें सुन के अच्छा लगेगा, कुछ नया सुनने को मिलेगा। दही चूड़ा बड़ा फेमस है वैसे, अगर मैं बिहार की बात करूं।
लिट्टी है, हाँ लिट्टी चोखा है, डोसा है। हाँ इसका नाम बहुत सुना है, ये बात सही है। लिट्टी चोखा तो इतना कॉमर्शियल हो गया है कि हमारे लखनऊ में एक बाटी चोखा एक है चाहिए, 750 रुपए का लिट्टी चोखा आता है, जो यहाँ पे बेचारा झारखंडी मजदूर अपने ही चूल्हे में बना लेता है। मेरा मानना यह है कि अगर मैं यहां से उठूंगा तो मैं उतनी देर में आप सबके अंदर चीजें देख रहा हूं। जैसे ये मुझे सुन के खुश हो रहे हैं, इनके चेहरे का भाव बता रहा है। बॉस ध्यान से सुन रहे पर मौन है, ये अंदर ही अंदर मनन मंथन कर रहा है। पीछे भाई साहब बैठे हुए बहुत गंभीरता के साथ फ्लैशेस देते हैं, कभी कभी हंस देते हैं, कभी कभी गंभीरता चुपचाप रह जाते हैं, कभी कभी हंसने वाली बात पे भी चुप रहते हैं और कभी कभी हंसने वाली बात पे बहुत अच्छे से हंस भी देते हैं। मैं सबको देख रहा हूं तो है क्या कि जैसे ढोकला है, मतलब मेरा कैरेक्टर है, मुझे जो कैरेक्टराइजेशन करना है तो मेरा जो ढोकला होगा ना बड़ा सॉफ्ट कैरेक्टर होगा और रोने वाला मसला होगा उसका, जल्दी से बह जाता होगा, या वो पाव भाजी जो आता है तो पाव जैसा सॉफ्ट लड़का हो और भाजी जैसी कड़वी लड़की हो, चटपटी एक्चुअली, कड़वी नहीं सॉरी सॉरी महिला के सम्मान कड़वी नहीं होता है, लेकिन यहाँ मैं चटपटी कहने में थोड़ा सा संकोच कर रहा था और कोई बात नहीं। हाँ, तो वैसी लड़की हो तो लिट्टी जो है अगर वो स्टफ्ड नहीं है तो बाप है, सख्त बाप, वो बेटी का बाप बनेगा, सिमरन को अपनी जिंदगी जीने नहीं देगा वो। और अगर लिट्टी में सत्तू भरा, सत्तू भरते हैं, अगर लिट्टी में सत्तू भरा है तो कैरेक्टर वो है कि जो ऊपर से तो बहुत सख्त है लेकिन कोई भाप नहीं सकता कि उसके अंदर क्या है, अंदर वो कितनी चीजें समेटे हैं अपने अंदर। मैं समझा पा रहा हूं आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वो इस तरीके से कैरेक्टर बनेगा जैसे मैं महादेव पर ही एक अगली कहानी लिख रहा हूं। अब महादेव का मतलब हो गया कि वो जो सती मां के जलने के बाद गुस्से में या त्याग होकर वो बनारस चले आए हैं। बनारस में वो व्यतीत है लेकिन अन्नपूर्णा की शक्ल में पार्वती जी वहां है। वो कोतवाल भी है, हिसाब भी लेते हैं, सजा भी देते, दंडाधिकारी भी। 2 लाख से ज्यादा मंदिर बनारस में। शंकर जी उठते हैं सवेरे विश्वनाथ के मंदिर से, गंगा में नहाते हैं, आते हैं मणिकर्णिका भभूत लगाते हैं और जाके फिर विश्वनाथ में बैठ जाते हैं। इसीलिए कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, उस राग से जो बारूद बने उसको विश्वनाथ कहते हैं। ये इस प्रॉपर्टी के साथ गंगा जब आप सुनेंगे तो पूरे देश में गोमुख से लेके और कलकत्ता तक भयानक शोर मचाती है। तो मेरा एक कैरेक्टर है गंगा। गंगा शोर मचाती पर बनारस आएंगे, आप रिकॉर्डर लगा दीजिए, माइक्रो रिकॉर्डर, आवाज नहीं आती वहां पे। तो मेरे 2 चैप्टर है उसमें। गंगा चबड़ 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 करने वाली लड़की है, लेकिन जिंदगी में कोई ऐसी घटना आ जाएगी जो खामोश हो जाएगी, और जब खामोश होगी तो बनारस में होगी। ये है तरीका थोड़ा सा कैरेक्टर लिखने का। इस तरीके से कुछ कर लेते हैं, सर की मूछ ले लेंगे, पीछे वाले बॉस की पर्सनालिटी ले लेंगे, इस तरीके से कुछ बना लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर एक सेशन हमारा होता है, टाइम का ध्यान रख रही हूँ, मुझे करना भी बहुत टाइम है क्योंकि लोग आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। लेकिन क्वेश्चन आंसर सेशन से पहले मैं चाहूंगी कि आपकी एक और जो कला है जो अभी तक हम लोगों ने सुनी नहीं है, तो एक कुछ
सुना दें आप, ताकि माहौल और सुरीला हो जाए। अभी तक तो बहुत दमदार माहौल बना हुआ था, लेकिन आप थोड़ा सुरीला माहौल अगर आप करते हैं। गजल ही सुनेंगे, मिडले सुना दूं एक आपको। सब आ जाएगा। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिश ही सही। तुम ही सोचो जरा, तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें। जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जान जा। बात इतनी नहीं मान लो, आज जाने की जिद ना करो। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। तू जो कहे जीवन तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं। रात गली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। तूने मेरे यारा कभी नहीं जाना, इश्क तेरा दर्द मेरा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। घर याद रहे। मेरे जहन में आते जा रहे लग रहा है ये भी पूछ लूं, लेकिन मेरे जो रांची के साथी हैं ना, बाद में मुझे पिटाई करेंगे मेरी। ये हम लोगों को तुमने मौका नहीं दिया। पिटाई तो आप नहीं कर पाएंगे, कसारी मसाले पीट चुके हैं। नहीं, आपकी तो नहीं करेंगे, मेरी तो कर रही है। मैंने आपकी बात कर रहा हूँ। हाँ, क्यों? अरे आपके बेटे फिर वही बात, महिला कौन पीट सकता है? मेरे रहते महिला कौन पीट सकता है? पूनम जी को रांची में। वैसे आप कसारी मसारी, अब पीछे से हल्की सी आवाज आ गई, वो बात की बात है। खैर एक सवाल करना चाहते हैं। हाँ, पूछिए। न्यायिक व्यवस्था यहाँ पर बहुत ढीला ढाला है। एज ए वकील हम बोल रहे हैं, और बहुत लूपहोल्स है। चाहे बदल गया है, आईपीसी बीएनएस हो गया, बहुत लूपहोल्स है। तो इस पर कुछ लिखिए। लिख रहे हैं तो अलग बात, लिख रहे हैं कि नहीं ये एक सवाल है, लेकिन लिखिए। अगर नहीं लिख रहे हैं, बहुत loopholes है। बहुत सारी चीजें लाइन में लगी हुई है। एक छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ी मैसेकर हुआ था नेताओं का, 21 लोग मारे गए थे। अभी तक उसका नतीजा सामने नहीं आया, न्याय सामने नहीं आया। उसकी क्या लूप होल्स है, क्या चीजें हैं, उसका कानूनी पहलू क्या है, कैसे गवर्नर्स ने और गवर्नमेंट्स ने उसके खेल खेले, अंदर की बात है। ये किसी हालत में आपको नहीं पता चल सकती। वो आगे आने वाले 1-2 साल बाद आपको वो किताब में लिख के दिखाऊंगा। बहुत रिसर्च कर रहा हूं उसमें। और ये भी किताब जो है, ये न्याय व्यवस्था पे है। काकोरी जो लिखी थी वो भी न्याय व्यवस्था पे है। और नक्सलाइट वाला तो होगा ही, वो तो बिल्कुल। और कुछ चीजें मिलेगी, होना चाहिए। लेकिन हाँ, मुझे लगता है न्याय के लिए सबसे पहले हमको खुद को जागरूक भी होना पड़ेगा। घर के सामने से कूड़ा उठे ये खबर नहीं है, घर के सामने से कूड़ा ना उठे खबर ये है। और हम अगर उठा के, कानून की शुरुआत की बात बता रहा हूं, हमने अगर घर में झाड़ू लगाई, एक पॉलीथीन में कूड़ा पैक किया, डस्टबिन में पॉलीथीन लगाई, और वो ट्रक को ना देके जो आता है कूड़े वाला,
उसको ना देखेगा सड़क पे फेंका है, या हमने अपनी कार चलाने के लिए घर पे रैंप बना रखा है, नाली बंद कर रखी है। सर कानून की पहली शुरुआत वहीं से हो जाती है। वहां से शुरू करते हैं, हत्या, अपराध, बंगलिंग, घोटाले, ये सब बात की बात है। एक छोटी सी बात कह के आपकी बात खत्म करूंगा। मायावती की सरकार होती थी, 4 बच्चे मर गए थे डिप्थीरिया का इंजेक्शन लगाने से। वो डिप्थीरिया के इंजेक्शन लगाने की उस खबर को हमने जब पकड़ा और जब उस खबर को लेके आगे बढ़ना शुरू हुए, तो करते करते वो 10,000 करोड़ का स्कैम निकल आया। उसमें 3 सीएमओ की हत्या हुई, जिसमें से एक सीएमओ ने अपनी 12 जगह से आठवीं काटी थी जेल में। सीबीआई ने उसको मौत दे दिया कि मतलब उसने खुद मारा अपने आप को। 12 जगह से आठवीं काटी उसने, और फिर कमोड में बैठ के 3 फुट की बेल्ट से उसने फांसी लगाई, और सीबीआई ने कहा कि उन्होंने आत्महत्या की हुई है। ठीक है, इस तरीके का था। उसमें मंत्री, नेता, आईएएस मिला के कम से कम 150 लोग जेल में, खबरें हैं। फिर मुझे इनपुट मिला आईबी से, इंटेलिजेंस ब्यूरो से, कि मेरी हत्या की एक सुपारी दी गई है नेपाल में। परवेज टांडा आईएसआई का एजेंट था जो नकली नोटों का काम करता था, कि मुझे ट्रक से कुचल के मारा जाना है। लेकिन परवेज टांडा ही 1 हफ्ते बाद एक ऑपरेशन में वहां मार दिए गए। तो ये केवल बात आपको इसलिए बताई कि मैं पूरी घटना इसलिए बता रहा हूं कि उस समय न्याय के लिए एक पत्रकार ही तो लड़ रहा था, वो रिट नहीं कर रहा था किसी कोर्ट में जाके। लेकिन वो पॉलिटिकल मुद्दा बना, मायावती की सरकार भी गई, बहुत सारे लोग गए। तो आप क्या बोलते हैं उसको, सिटीजन, आप एक सिटीजन लॉयर हो सकते हैं जो खुद बन के किसी मुद्दे को उठाए, और उस मुद्दे को उठा के जनता आपके साथ हो, उस तरीके से करना शुरू करें, तो मुझे लगता है न्याय धीमे। हालांकि अब सोशल मीडिया के दौर में न्याय बहुत मजबूत हो गया है। जी, और कोई सवाल? कुछ बातें कहना चाहता हूँ और एक सवाल करना चाहता हूँ। सर एक पता नहीं, ऐसे जहन में आई आपकी बात सुनते सुनते, हालांकि आपका गाना सुनने के बाद सारी बातें दिमाग में हो रही हैं। अमृत राय की एक कहानी है, उसी प्रयाग पर बेस्ड है। जी, लाशें, जी, लाशें जी, आपने जैसे नंगी लाश की बात जी। ऐसे आप कुतूहल हुआ कि आपसे शेयर करूं। जी। वो कहानी यही, एक सिविल लाइन में जाड़े की शुरुआत हो रही है, तो सुबह का समय है, मैंने धूप अब निकल रही है, दुकानें खुल रही हैं। तो एक लड़का सोचता है, वो सेंट्रल सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, ये किताब आज ले ही आता हूँ। तो वो भी सिविल लाइन्स में जा रहा है इलाहाबाद में। इसी तरह से है, एक सेठ हैं, वो 16 साल की बच्ची उनके जहन में धंसी हुई है। वो कहते हैं आज उसके लिए एक सोने का हार खरीद देता हूँ। अच्छा, वो अपनी गाड़ी से, और सारे लोग वो लाश देखते हैं तो किनारे से गुजर जाते हैं। वो लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, क्या कर रही है, वो नहीं है वो लाश। वो सज्जन जो हार खरीदने जा रहा है अपनी बाल क्रिया के लिए, मैंने कहा यही है का हार कहाँ से जा रहा है। तो ड्राइवर कहते हैं क्या है यार, साइड से निकालो, वो निकल जाते। मैंने इसी तरह से कई कैरेक्टर्स को दिखाया है कि वो निकल जाते हैं। अंत में अमृत राय ने लिखा है, किसी की रात गुजार करके एक औरत अपने फुटन पर अपनी दासी के साथ चली आ रही थी। फुटन की फांक से उसने देखा लाश नंगी है। उसने अपनी दासी को कहा ये पैसे ले, बगल के किसी बजाजे से जाके कफन ले, इसको रात में। क्या बात है। ऐसे वो लाश वाली बात याद आई तो एक कहानी मेरे ध्यान में। जी, एक बात और याद आई, अब काशी की जो बात कर रहे थे, जी, अक्सर द्विवेदी वहाँ है थे हिंदी के, जी, जी, वो व्योमकेश दरवेश के नाम से कुछ लाइटर चीजें लिखा। विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब है, वो है उनके बारे में, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। जी, जी, तो उन्होंने, जैसे आपने कहा ना कि काशी में मेरी इच्छा भी होती है, काशी में मैं बहुत करीब का रहने वाला हूँ, बचपन मेरा काशी में बीता है। मैंने, मेरी समझ का हाल ये था, गली गली चला जाता था, दशाश्वमेध में नहाता था, विश्वनाथ मंदिर में चला जाता था, लगता था मंदिर है, ये भी एक मंदिर है। ये भी मुझको पता नहीं था कि वो स्वयंभू महादेव में से एक 12 है।
है। तो हजरत सैयद द्विवेदी की वो पंक्ति है, पढ़ा पढ़ाया लिखा लिखाया, पढ़ा पढ़ाया लिखा लिखाया, अब क्या करना बाकी, व्योम के सर्वेश चलो गंगा तटे काफी बात। जैसे गंगा तट वाली बात कह रहे थे, मेरे दिमाग में एक बात बहुत सी बातें थी, मैंने कहा नहीं थी आपके संगीत के जादू में वो खो गए, कुछ प्रश्न कर रहे थे तो सर। बातें खो गई। तो एक सवाल दिमाग में रखा है कि आप विवादास्पद कहना गलत तो नहीं होगा, जैसे विषयों को चुन रहे हैं अपनी किताब के लिए, जी तो कोई पाठक वर्ग आपके दिमाग में होता है, कोई ये किताब ये पढ़ेंगे, जी होता है? मैं जवाब दूं? एक तो बड़ी अच्छी बात है कि जो आपने किताब बताई कि सब लोग जाते हैं, लाश पड़ी है और सब लोग उस लाश को देख के निकल रहे, किनारे से निकालो। मुझे आपकी बात सुन के बड़ी अच्छी बात लगी कि उस लाश को मैंने किनारे नहीं निकल गया, उस लाश पर किताब लिख दी। एक तो बड़ी अच्छी बात मुझे अभी भी आपकी बात से लगा कि हाँ वो लाश पे मैं उद्वेलित हो गया, मैंने किताब लिख दी, रुक गया, इसका मतलब मैं उस लाश पे। एक बात। दूसरी बात, वो जो महिला थी ना, उसका पति नहीं था, वो घर चलाने के लिए पैसे लेके कुछ जगहों पे जाती थी। ये मेरी आपकी बात से याद आया कि जो रात में महिला निकली है जिसने कफन डलवाया उसमें, जो खुद अपना जिस्म बेचती थी, तो ये महिला ऐसी थी, बट इसका मतलब ये चूज करेगी जाएगी कि नहीं जाएगी। तो उसकी सोसाइटी का जो गार्ड था वो इसके इस बारे में जानता था और उस पर फिदा था। उसने ग्राहक बन के उसको बुलाया वहां पे, और जब वहां पे गई तो शी डिनाइड, काम करो अपना। बोले नहीं पैसे दे रहे, बोले पैसे से कुछ नहीं हो। उस गार्ड ने उसको मार डाला। एक्चुअली ये हुआ था मसला। अब आपका सवाल है कि जैसे विषय मैं चुन रहा हूं, ये विषय किस टारगेट ऑडियंस के लिए। मैं सच बताऊं, मेरा टारगेट ऑडियंस हमेशा वो 50 से 60% वाला है। मैं यंग जनरेशन को, दिमाग में केवल एक चीज है कि सब कुछ इंग्लिश होता जा रहा है। मैं उसको हिंदी की ऐसी कहानियां देना चाहता हूं कि पढ़ोगे नहीं, जाओ कहां। एक्चुअली ये चैलेंज है मेरा, तो मैं उसके लिए लिख रहा हूं। इसमें अतीक होगा या फलाना होगा, दिमागा होगा, तो आप सब भी पढ़ेंगे उसको। अतीक को कौन नहीं जानता, पढ़ेंगे। लेकिन मेरा राइटिंग स्टाइल वैसा है कि उनको मैं हिंदी पढ़वाना चाहता हूं। देखता हूं कहां तक जीत पाता हूं, कोशिश कर रहा हूं। ये बात आपकी ये बात मुझको अच्छी लगी कि आप ऐसी कहानियों के द्वारा एक वैसा पाठक वर्ग तैयार करना चाह रहे हैं जो फिर से इंटरेस्टेड हो किताबों को पढ़ने। हिंदी जी, ये किताब वैसे इंग्लिश में भी आएगी, मैंने ही अभी मना कर रखा है इंग्लिश में ना लाई जाए। सर आपकी सब कुछ स्टाइल में है, तो मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ कि आपने अपने बालों का कलर थोड़ी छुट्टी किया है। आधी दुनिया है, आधी दुनिया है और आधा अनुभव है। जी मैं क्लास 11th में था, तो मेरे को 4 बाल यहां से सफेद होना शुरू हो गए थे। तो जब तक जहां तक वो सफेद होते चले गए, मैंने उन पर कभी कलर नहीं लगाया। हाँ, ऐसा नहीं कि मेरे पूरे बाल सफेद, क्या बोलते हैं, साल्टमेट पेपर है, मैं कहीं कहीं टचिंग कराता नहीं हूं, लेकिन उन बालों को कभी बचपन से नहीं छुआ। तो इसीलिए मैं इसको दुनिया इसलिए कहता हूं कि इसमें दुनियादारी भी है, लेकिन ये टोटल अनुभव है। और किसी का प्रणाम सर, मेरा प्रशांत है सर, और ये पूछना चाहते हैं सर कि आपके प्रिय लेखक कौन है, या हिंदी में किन लोगों को आप पढ़ते हैं सर। और ये बच्चों का प्रश्न है कि हमारे लिए सर का क्या सुझाव होगा। ये पत्रकारिता के बच्चे हैं मेरे कॉलेज के। अरे वाह, क्या बात तो है। इनका है कि मेरे लिए क्या सुझाव है सर का। देखिए, एक तो राज दरबारी, एक बहुत अच्छी लव स्टोरी है धर्मवीर भारती जी की, गुनाहों का देवता। मैंने बहुत किताबें पढ़ी, मैं आपको चुनिंदा 3 बता रहा हूं, और तीसरी है मारे गए गुलफाम जी। ये 3 किताबें मेरे यहां पे हैं। इसके अलावा मैं स्टीफन किंग को बहुत पढ़ता हूं। स्टीफन किंग वन ऑफ माई फेवरेट है, लेकिन मुझे जिन्होंने पढ़ाया है
वो फिल्में ज्यादा है। मैं डेविड फिंचर को बहुत अच्छे तरीके से देखता हूँ, आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहां से कहां पलट जाता है आदमी। मैं फिल्मों को फिल्म मानता ही नहीं, मैं किताब मानता हूं। उसका हर पन्ना है, हर सीन एक पन्ना है। जरा सोचिए तो कि एक आदमी जो सबसे बढ़िया लिख पाता होगा वो लिखता होगा, एक जो सबसे अच्छा आर्किटेक्ट होता होगा वो सेट बनाता होगा, एक जो सबसे अच्छा कैमरामैन होता होगा वो सिनेमेटोग्राफर होता होगा। सारे अच्छे लोग मिलके एक फिल्म बनाते हैं और उस फिल्म का भविष्य आज की तारीख में, हम लोग की जनरेशन में तो सब 100 हफ्ते 75 हफ्ते सब देखे जाते थे। अब तो 3 दिन में सब होता है कि फ्राइडे सैटरडे और संडे को क्या हुआ उसका। अब रही बात पत्रकारिता की, तो सबसे पहले लिखना आना चाहिए। बहुत सारे लोगों को, आजकल के नए बच्चों को ये भी नहीं मालूम था कि महंगाई में अंक की मात्रा कहां लगती है। मैं बहुत साफ बता रहा हूं आपको, बाकी किंग कर्तव्य विमूढ़ लिखना तो बहुत ही कठिन काम है। ये लिखना तो बहुत ही कठिन काम है, लेकिन महंगाई में अंक की मात्रा कहां लगती है ये भी नहीं मालूम। राह कैसे उड़ता है ये नहीं मालूम है किसी को। चंद्र बिंदु गायब हो गया। चंद्र बिंदु तो गायब ही हो गया, गायब कर दिया गया। माँ जब लिखते थे तो माँ बढ़िया की मात्रा चंद्र और बिंदु, और उसके लिए मैंने एक चीज लिखी थी कि माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें आ की मात्रा न लगी हो तो भी वो माँ है। ठीक है, संगीत में एकमात्र सुर है माँ सारे गामा, एकमात्र सुर है माँ जो तीव्र है, बाकी कोई सुर तीव्र नहीं है। और तीसरा, वो जो माँ है उस माँ का जो चंद्र है वो उसकी कोख है, और जो बिंदु है वो उस कोख में पड़ रहा घूर है। उस माँ से कोख हटा दी गई। हम भी लिखते हैं सर, अभी भी हम भी लिखते हैं, मैं भी माँ, मेरा पब्लिशर कहता है नहीं लिखेंगे, मैं कहता लिखना पड़ेगा सर। वो माँ दिखेगी ही नहीं, माँ ही नहीं दिखेगी वो मुझे। दिखेगी नहीं। आप समझिए, मेरी माँ की व्याख्या समझ रहे हैं आप क्या है? मैं माँ को कहां लिए बैठा हूं। तो उस शब्द में नहीं। तो एक लिखना, दूसरा वाक्य विन्यास, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करना? और आपने अगर 5 लाइन का एक इंट्रो लिखा है, 5 लाइन की एक खबर लिखी, किसी शब्द का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, आपके पास इतने शब्द होने चाहिए। और इन सब से ऊपर विजन अगर नहीं है, अगर विजन नहीं है तो सब बेकार है। लाइक छोटा सा दौड़ दे रहा हूं, मुझे खुद ही लेट हो रहा है। हाँ। कानपुर में प्राइवेट बसें शुरू हुई, नगर बस जिसको बोलते थे, तो प्राइवेट लोगों को टिकट दिया गया, सवारी बैठाने के लिए वो बसें बड़ी तेज भागती थी, उनको सवारी मिल जाए। आपके ई रिक्शा है, जहां जहां खड़े होते होंगे आपका निकलना दूभर होगा, क्योंकि एक के बाद एक लगे रहते, क्योंकि सवारी बैठानी। नगर बसें ऐसे चलना शुरू, जब वो चलना शुरू हुई तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ब्रॉड नहीं था, तो लोग मरना शुरू हुए। अब होता था, आज नगर बस ने 4 को रौंदा, फलाने को ये किया, पिटवा का, आज 3 लोग मर गए। अब रोज एक खबर हो रही, पहले दिन बड़ी छपती थी, करते 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 रोज ही कोई ना कोई मर रहा है, इतनी बड़ी खबर, क्या करेंगे? मैं एक दिन निकला, मैं यूं ही बता रहा हूं आपको, एक बच्चे की डेथ हो गई, फिर मैं पढ़ता था बच्चा, बस्ता पहला पढ़ा, सब कुछ आया, मैं आके बैठा, मैंने एक कहानी लिखी कि आज शैतान राहुल से टीचरों को निजात मिल गई, क्योंकि उसकी जो डायरी थी ना उसमें शिकायतें भरी थी, और वो बेचारा बच्चा कुचल के मर गया, ट्रक के बस के नीचे मर गया। तो मुझे लगा कि इस कहानी को अगर बड़ा करना है तो मैंने वो डायरी उठा ली हाथ में, उसमें रोज टीचर की एक शिकायत थी, आज इसने इसका टिफिन खा लिया, आज उसने उसकी पेंसिल चुरा ली, तो मैंने उसकी पूरी डायरी छाप दी और प्रेजेंट टेंस में छापी, आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि मैं आज उस अखबार को पढ़ूंगा जिसमें कल लिखा गया, लेकिन मैं आज पढ़ूंगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है कि आज भी उसकी एक शिकायत थी। तो आपको तरीका निकालना पड़ेगा कि आपको क्या दिख रहा है, वो देखना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, डरना है नहीं, लिखते रहना है, और सबसे बड़ी बात, शादी के बाद ही पत्रकारिता छोड़नी नहीं है। सर, आपने अपने पत्रकारिता के गुरु की बात की थी जी, मैं उनका नाम जानना चाहता हूँ, वो उनके बारे में कुछ, ये मेरी उत्कंठा है। सर
उनका नाम स्वर्गीय प्रबोध तिवारी जी है और वो बॉन्ड जर्नलिस्ट है सर। वो पेन को ऐसे छिड़क दे, अगर स्याही वाला पेन नहीं चलता, अगर ऐसे छिड़क दे तो जितनी बूंदें गिरेगी उतने पत्रकार पैदा हो जाएंगे। वो इतने शानदार थे। मैं बहुत बुद्ध टाइप का आदमी था, कम बोलता था। कुछ मैं उनको लिया, कुछ अपनी दादी को लिया हुआ। मैं खुद मनोज राजेंद्र त्रिपाठी हुई ही नहीं। बहुत सारे भूतों का घर है ये। बहुत सारे लोगों से, किसी से कुछ सीखा, किसी से कुछ सीखा, कर करके ऐसे बस यहां तक आ गए। तो वो प्रबोध तिवारी जी थे। आप उनकी कोई भी गूगल में डालेंगे तो उन्होंने पत्रकारिता से ज्यादा, और मेरे 1 साल बॉस रहे हो केवल, बस 1 साल, उसके बाद पत्रकारिता छोड़ दी उन्होंने। मैं 94 की बात कर रहा हूं। वो कवि के रूप में ज्यादा फेमस हुए और एक दिन कार में पाठ करके आ रहे थे, लखनऊ कानपुर हाईवे पर क्रॉस कर रहे थे, एक ट्रक तेजी से आ रहा था, कुचला और उनकी डेथ हो गई। लेकिन अभी भी वो है, मुझ में है, मेरे जैसे बहुत लोगों में है, हम उनको जिंदा रखे हुए हैं। मुझे स्वर्गीय कहना पहली बार शायद मैंने उनका नाम के आगे स्वर्गीय लगाया होगा जी। बस यही बात थी सर। ये जो इतने डार्क कैरेक्टर आप देख रहे हो तो इसमें साइकोलॉजिकली कभी इफेक्ट किया ऐसा आपको कि आप इनको ग्रे देखते हो, इनको आप मतलब आपने कैसे इसको अप्रोच किया और क्या रिलेशन है? जैसे आपने फूड के साथ कुछ बताया, गंगा का रिलेशन जी, तो किससे रिलेट करके लिखा आपने अतीत को? अतीत तो अपने आप में कैरेक्टर था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। उसकी पूरी हिस्ट्री मालूम है मुझे, उसका बोलना, मेरा दोस्त भी था तो उसका बोलना चालना मुझे सब मालूम है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, क्या बात करता है, क्या अंदाज है उसका। बाकी जो आपने ग्रे शब्द कहा ना, तो अकबर के समय में जब बहुत कन्वर्शन चल रहे थे, अकबर के समय में, उस समय एक राइटर था, उस राइटर ने बनारस में बैठ के एक कैरेक्टर क्रिएट किया और उस पर पूरी कहानी लिख डाली। वो इस देश की सबसे अच्छी कहानी है, उसका नाम है रामचरितमानस और राइटर का नाम है गोस्वामी तुलसीदास। उन्होंने वो इसलिए लिखी कि उस समय, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, उसको दूसरे एंगल से मत दीजिएगा, ताकि हिंदू डरे नहीं, उसको लगे कि एक बरगद है जिसके नीचे वो खड़ा हो सकता है, उसका नाम राम है। नाउ कम टू माय व्यू। अगर आप बाली सुग्रीव वाला पूरा चैप्टर उठा के देखेंगे तो राम ग्रे है। अगर आप केकई को उठा के देखेंगे तो ग्रे है, मंत्रा तो बिल्कुल ही ग्रे है, रावण को ग्रेइश दिखाया ही गया है, रावण ग्रे है। महाभारत में आप चले जाएं तो जितने लोग कौरवों के साथ थे, कितने बड़े बड़े लोग थे, भीष्म, द्रोणाचार्य, फलाना ढिमाका, सब जितने थे सब ग्रे थे। और इधर आइए, धर्माचार्य, युधिष्ठिर सबसे बड़े ग्रे थे। आज की तारीख में कोई जुआ खेले और पत्नी को लगाए दांव पे। आज की तारीख में कॉमिक्स जिसने पढ़ी होगी, फैंटम जो था वो गोरा था और कालों पर राज करता। आज की तारीख में कोई लिखते हैं ऐसी कॉमिक्स? आज मोटू पतलू को दिखा दे, बॉडी शेमिंग नहीं हो सकती है। एंड वी आर इन वेरी गुड टाइम्स। तो व्हाइट एक कैरेक्टर है, ब्लैक दूसरा कैरेक्टर है। इसको हम प्रोटैगनिस्ट मानते हैं, उसको एंटागनिस्ट मानते हैं, लेकिन एक कैरेक्टर है जब व्हाइट ब्लैक दोनों एक दूसरे की तरफ चल पड़ते हैं और जिस जंक्शन पर आकर मिलते हैं, दैट इज ग्रे। और एक्चुअली हम सब ग्रे हैं, हम सब ग्रे हैं। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन। 2 मिनट, अब चाय पियेंगे तब आप बात कर लेना, क्योंकि ऑलरेडी ये निकल जाएंगे, आप लोग की बहुत सी चीजें रह जाएंगी। मेरा कल एक प्रोग्राम है, मुझे 8:20 की फ्लाइट से जाना है। बातें बहुत अच्छी चली। सामने अरे कार्यक्रम तभी सफल होता है जब उसे सुनने और समझने वाले साथ हो। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी गुणीजन शामिल हुए हैं, इसके लिए मैं रश्मि शर्मा एहसास वुमन की तरफ से आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले हम अपने बेहद अजीज और सम्मानीय मुख्य अतिथि मनोज राजन रावत त्रिपाठी जी का धन्यवाद करती हूँ,
जिन्होंने अपने अनुभव और विचारों से इस आयोजन को अत्यधिक प्रभावशाली और यादगार बना दिया। हमारी वार्ताकार पूनम आनंद का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस सत्र को संवादात्मक तरीके और विचारशील बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ इस आयोजन को सफल बनाने में हिंदी प्रिंट मीडिया पार्टनर के रूप में दैनिक जागरण का सराहनीय सहयोग मिला, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। अब मैं उपस्थित सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और आप सभी ने इस आयोजन में भाग लिया और इसे सफल बनाने में अपना योगदान दिया। सभी से निवेदन है कि हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त कर ले। धन्यवाद।